गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बेटा बात करेंगे क्लास 10th हिंदी की कि आपको हिंदी में अब तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जितना कुछ मैं इस वीडियो में बनाने जा रहा हूँ आप उतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आराम से आपके हिंदी में बेटा जो आपके 70 नंबर का मार्क्स होगा इसमें आपके 65 प्लस नंबर आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में बेटा हम लोग 52 मार्क्स की मैं बात करूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने चाहिए जिससे आपके 52 मार्क्स पूरे के पूरे आ सकें। तो बात ये हो रही बेटा 100 नंबर, ताकि पूरे के पूरे 100 नंबर का मतलब ये नहीं है 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के भी हैं, मतलब जितने का भी आपको पेपर मिले वो नंबर आपको कैसे ऑब्टेंड होंगे। आज की में बेटा मैं आपको क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जिनको आप पढ़ के 100% पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन आएगा वो पहला क्वेश्चन आएगा बेटा बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके गद्य का इतिहास और पद्य का इतिहास, बेटा गद्य का और पद्य के इतिहास से आपके 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 बहुविकल्पी यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी इसके पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ जो बाकी, क्योंकि इस साल के पेपर में जो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर आने हैं उसमें से बेटा 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने हैं। कितने नंबर के आने हैं बेटा? 20 नंबर के आने हैं। तो 10 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आएंगे गद्य और पद्य से, और 10 ऑब्जेक्टिव आपके पर्यायवाची से, संधि विच्छेद से। इन सबको मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कौन कौन से बहुविकल्पी प्रश्न आपके कितने नंबर के आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मोटी मोटी भाषा में अगर बात करें तो आपके जो 10 बहुविकल्पी हैं वो गद्य और पद्य से आएंगे, और इसके लिए मैंने आपको सेपरेट 2 वीडियो बना रखे हैं। आप उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उन्हीं में से गद्य और पद्य के दोनों के 5-5 जो क्वेश्चन आने वो 10 क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे। अगर आपको उसका लिंक नहीं मिलता है तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882 पे अपना नाम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट लिख के मेरे पास भेज देना है। मैं आपको उन वीडियो की लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आप अगर उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो वहां से आपके 10 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये बात हो गई बेटा, 10 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब यहाँ से हम बात करते हैं बेटा आपके पूरे नंबर किस तरह से आएंगे। तो पहले आपने गद्य और पद्य को अगर पढ़ा तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। फिर हम बात करते हैं बेटा जो हमारे पास अगला क्वेश्चन आएगा वो आएगा महत्वपूर्ण गद्यांश। एक गद्यांश दिया जाएगा जिसमें कुछ 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा। उसका संदर्भ लिखना होगा, एक में रेखांकित शब्द, रेखांकित भाग जो होगा उसका बेटा आपको अर्थ लिखना होगा, और एक आपसे उद्देश्य या अलंकार कुछ इस तरह से पूछ लेता है। तो गद्यांश में आपको सारे अपने चैप्टर नहीं पढ़ने हैं जो कि आपके हिंदी के सिलेबस में है। केवल आपको 2 चैप्टर पे फोकस करना है। पहला है मित्रता और दूसरा बेटा ममता। पहला आपका मित्रता और दूसरा ममता, और इन दोनों चैप्टरों में भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। केवल और केवल जो भी आपने क्वेश्चन बैंक खरीद रखी है, जो भी क्वेश्चन बैंक खरीद रखी है उसमें से जितने भी मित्रता चैप्टर के जितने आपके गद्यांश दिए हैं और ममता चैप्टर के जितने गद्यांश दिए हैं उन गद्यांशों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। उन्हीं में से एक गद्यांश आपको वहां मिल जाएगा। तो अगर आप केवल और केवल गद्यांश में मित्रता और ममता चैप्टर के जो क्वेश्चन बैंक में जिसके पास जो भी हो, जिसके पास अवतार है तो अवतार, जिसके पास अरिहंत है वो अरिहंत कह रहा हूँ, जिसके पास विद्या वाली है तो विद्या, जिसके पास राजीव है तो राजीव, को यहाँ कंपलसरी नहीं है कि इस वाली ही क्वेश्चन बैंक को आपको लेना है। जो भी आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें जो भी मित्रता चैप्टर और ममता चैप्टर में जो गद्यांश दिए गए उन दोनों गद्यांशों को आप सही से तैयार कर लीजिए। तो यहाँ से आपके 6 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो ये 6 नंबर और आपके हो गए बेटा, टोटल नंबर हो गए आपके पास 16 नंबर। कितने हो गए बेटा? 16 नंबर हो गए। अब हम चलते हैं अगले में बेटा। इसके बाद आप लोगों को पता है कि अगला जो आपके पास आएगा बेटा वो आएगा महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए। पद्यांश आपके 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पद्यांश कितने नंबर पूछे जाएगा बेटा? 6 नंबर पूछे जाएगा। तो आपको उनमें ज्यादा नहीं करना है, केवल आपको 4 चैप्टरों पर फोकस रखना है। एक आपको पद करके जो चैप्टर है बेटा, धनुष भंग, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम। अगर आप इन 4 चैप्टरों पे अच्छी तरह से फोकस रखते हैं तो आपके पद्यांश का जो भी आपका पूछा जाएगा वो इन्हीं 4 में से किसी चैप्टर से होगा। इसमें भी वैसा ही जैसा आपको गद्यांश के लिए बताया गया है। केवल अपनी क्वेश्चन बैंक में पद में जितने पद्यांश दिए हों, धनुष भंग में जितने पद्यांश दिए हों, भक्ति नीति में जितने पद्यांश दिए हों और स्वदेश प्रेम में जितने पद्यांश दिए हों, इतने पद्यांशों को आपको तैयार कर लेना है। उन्हीं में से एक पद्यांश आपको वहां से मिल जाएगा। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो टोटल आपके हो गए बेटा 22 नंबर। टोटल कितने नंबर के पेपर आपको तैयार हो गया बेटा? 22 नंबर का पेपर तैयार हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बेटा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बेटा महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो आपको सारे जीवन परिचय नहीं तैयार करना है, केवल आपको 2 लोगों का तैयार कर लेना है। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरा जयशंकर प्रसाद। एक तैयार करना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और दूसरा तैयार करना है आपको बेटा जयशंकर प्रसाद का। इन दोनों में से एक का वहां पे आपको जीवन परिचय मिल जाएगा और उसको लिख के आ जाना है। तो जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा आपको कुछ भी नहीं तैयार करना है। इन 2 में से ही एक आपको वहां पे मिलेगा। तो अगर इन दोनों को आपने तैयार कर लिया तो और जो आपका जीवन परिचय आएगा वो आपके पास आएगा बेटा 5 नंबर का।
कितने नंबर का आएगा बेटा? 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर आपके ये क्लियर हो जाएंगे। केवल 2 आपको जीवन परिचय याद करने हैं, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और एक जयशंकर प्रसाद का। तो अगर ये हो गए 25 और आपके टोटल नंबर हो गए 27। टोटल नंबर कितने हो गए बेटा? 27। अब मैं आपको एक दिखा देता हूँ, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय दिखा देता हूँ कि अगर वहां आया तो आपको कैसे लिखना होगा। तो अगर हम बात करें बेटा जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुहानी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्व अध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही साथ वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद एक इन्होंने 2 शादियां की थी और दोनों की दोनों पत्नियां इनकी एक के बाद एक मृत्यु हो गई थी। इसके ऊपर इनके ऊपर जो हुआ बेटा विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले भाभी की डेथ हुई, फिर इनकी पहली पत्नी की डेथ हुई, फिर आपकी दूसरी पत्नी की भी जैसे इन्होंने शादी की तैसे उनकी भी डेथ हो गई। तो लगातार इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद को विषम परिस्थितियों से जीवन भर बेटा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। और इन्होंने हार नहीं मानी, निरंतर आपकी साहित्य सेवा में लगे रहे। अंततः ये क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और अंत में इनको क्षय रोग हो गया, जिसके कारण बेटा ये 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 40 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में बेटा? 40 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गई बेटा? इन्होंने इस संसार को विदा ले ली। प्रमुख रचनाओं की बात की जाए बेटा तो कमायनी, आंसू, तितली, इंद्रजाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको इतना लिख के आ जाना है जयशंकर के जीवन परिचय में, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना। आपको पूरे 5 मार्क्स वहां से मिले जाएंगे। चलते हैं बेटा अगले की तरफ। फिर आपको बेटा तैयार करना है कवियों का जीवन परिचय। क्या तैयार करना है बेटा? कवियों का जीवन परिचय। तो कवियों के जीवन परिचय में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं तैयार करना बेटा। सूरदास का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए, तुलसीदास का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद कर लीजिए। अगर आपने इन 3 जीवन परिचयों को तैयार कर लिया अच्छी तरह से, सूरदास का, तुलसीदास का और महादेवी का, तो वहां में इन 3 में से एक आपको जीवन परिचय 100% वहां मिल जाएगा। तो ये भी आपका कितने नंबर का आएगा बेटा? 5 नंबर का आएगा। तो अगर आपने इनको भी तैयार कर लिया तो आपके 5 नंबर ये हो गए। तो टोटल नंबर आपके हो गए बेटा 32। टोटल नंबर कितने हो गए बेटा? 32 नंबर हो गए। अब मैं आपको इनमें से किसी एक का जीवन परिचय लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको वहां लिखना होगा। तो तुलसीदास की बात कर लेते हैं बेटा। ठीक बेटा, तुलसीदास का जीवन परिचय देखिए। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम भी मानते हैं कि कुछ विद्वान सोरो गांव को इनका जन्म स्थान मानते हैं और कुछ विद्वान जो है इनको राजापुर का जन्म स्थान इनका मानते हैं। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अभियुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। इनकी जो माता थी हुलसी और जो इनके पिता थे आत्माराम, इन्होंने इनको अभूत मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका जो बचपन था वो अनेक आपदाओं के बीच में व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वर दहस्त प्राप्त हो गया। इन्हीं के कृपा से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन, अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्ठांत कर दिया। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक, जो दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ था। जो आपका तुलसीदास जी थे, इनकी जो शादी हुई थी वो बेटा किससे साथ हुई थी? दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुई थी। इन्हें अपने पत्नी से अधिक प्रेम था। अपनी पत्नी की डांट के कारण इन्होंने मन में वैराग्य हो गया था। इनके मन में क्या हुआ था बेटा? वैराग्य हो गया था। अपनी अनेक तीर्थों को भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी। ज्यादातर इनकी जो रचनाएं थी वो काशी, चित्रकूट और अयोध्या में लिखी गई थी। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में के लगभग हुई और जो इनकी मृत्यु का समय है वो लगभग बेटा 1323 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो बेटा श्री रामचरितमानस, विनय पवित्र, गीतांजलि, वैराग्य, पार्वती मंगल आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं। तो इतना आपको लिखना होगा अगर आप जीवन परिचय लिख लें तो। इस तरह से आपको इन चीजों को लिखना होगा कि कहाँ पे किस तरह से लिखना है। तो आपको एक जीवन परिचय मैंने लिख के दिखा दिया।
अब चलते हैं बेटा आगे, आपसे जो पूछा जाएगा वो आपको संस्कृत के विषय में पूछा जाएगा बेटा। संस्कृत में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपको उसको हिंदी में अनुवाद लिखना होगा, ठीक बेटा। तो उसको ध्यान से समझिए, उसको कैसे करना होगा आपको। उसमें एक वाराणसी, वीर वीरड़े पूजते और भारतीय संस्कृति, ये 3 चैप्टरों पे आपको फोकस करना है। इसके अलावा संस्कृत का कोई भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। वाराणसी, वीर वीरड़े पूजते, भारतीय संस्कृति। और इसमें भी क्या करना है, जो भी आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें वाराणसी चैप्टर में जितने गद्यांश दिए हों, वीर वीरते पूजते में जितने गद्यांश दिए हों और भारतीय संस्कृति में जितने गद्यांश दिए हों, इन गद्यांशों को आपको तैयार कर लेना, उन्हीं में से एक आपको वहां पे मिल जाएगा। तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से भी आपके बेटा 5 नंबर तैयार हो गए। तो टोटल नंबर हो गए आपके बेटा 37। टोटल नंबर कितने हो गए बेटा, 37 हो गए। अब चलते हैं आगे बेटा। फिर आपसे संस्कृत में एक पद्यांश दिया जाएगा। संस्कृत में बेटा आपको क्या दिया जाएगा, एक पद्यांश दिया जाएगा। संस्कृत में क्या दिया जाएगा बेटा, एक पद्यांश दिया जाएगा जिसको आपको लिखना होगा। तो पद्यांश में आपको केवल 2 चैप्टर पे फोकस करना है, एक भारतीय संस्कृत और दूसरा वीर वीरड़े पूजते। तो भारतीय संस्कृत और वीर वीरड़े पूजते, तो ये दोनों चैप्टर ऐसे कॉमन है कि अगर इन दोनों को आप सही तैयार कर लें तो पद्यांश और गद्यांश दोनों इन्हीं चैप्टरों से आ जाना है। इसमें भी आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है उसमें जितने भी आपके पद्यांश भारतीय संस्कृत में दिए हों और जितने भी आपके पद्यांश वीर वीरते पूजते में दिए हो, इन दोनों को आपको तैयार कर लेना है, उन्हीं में से एक आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा बेटा। तो टोटल 5 नंबर और हो गए। तो टोटल नंबर हो गए आपके पास बेटा 42। कितने हो गए बेटा, 42 मार्क्स हो गए। टोटल नंबर आपके पास हो गए बेटा 42। ठीक, इसके बाद आपसे बेटा एक श्लोक लिखने को पूछा जाएगा। एक क्या पूछा जाएगा बेटा, श्लोक। तो श्लोक के लिए आप ध्यान रखिए बेटा, किसी भी एक चैप्टर से किसी भी एक पाठ को लेना है, उसके 2 लगातार निबंध याद कर, 2 श्लोक याद कर लेना। कितने श्लोक याद कर लेना, 2 याद करना, याद रखना 2 याद करना। क्योंकि एक पेपर में आ भी सकता, मान लीजिए आपने जो याद किया वही पेपर में आ गया तो उसके नंबर नहीं दिए जाए। तो आपको 2 श्लोक याद कर लेना। कितने याद करना, 2। और जो दोनों श्लोक याद करना वो एक ही चैप्टर के याद करना, ये विशेष याद रखना। जो दोनों श्लोक याद करना वो एक ही चैप्टर के याद करना। उनमें से अगर एक पेपर में आ भी जाएगा तो दूसरा आपके पास लिखने के लिए होगा। तो ये भी आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा बेटा, 4 नंबर का। तो ये अगर आपने 4 नंबर और तैयार कर लिए तो ये टोटल हो गए बेटा आपके पास 46 नंबर। टोटल कितने हो गए बेटा, 46 नंबर हो गए। टोटल आपका 70 का पेपर होगा, 46 नंबर हो गए। अब इसके बाद आपसे बेटा जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा निबंध। आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा बेटा, निबंध आपसे पूछा जाएगा कि निबंध के विषय में। तो निबंध में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध जो 2023 के होंगे बेटा 6 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। कितने नंबर पूछा जाएगा, 6 नंबर का। तो 6 नंबर ये जोड़ दी तो टोटल आपके 52 नंबर हो गए। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके आसानी से अगर जो जो मैंने टॉपिक बताए इन टॉपिकों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपको आसानी से यहाँ से 52 नंबर, 70 में 52 नंबर आ सकते हैं। केवल इस 10 मिनट के वीडियो के थ्रू आपको मैंने बता दिया है किस तरह से पढ़ना है। बाकी आगे के वीडियो में मैं आपको इसके आगे के लिए भी बताऊंगा कि डीपली किस तरह से पढ़ना है ताकि आपके 70 में 70 नंबर आ सके हिंदी में, वो आगे काम है। लेकिन अभी ये बात इस वीडियो में केवल उन बच्चों के लिए की जा रही है जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो अगले आखिरी 2 या 3 दिनों में अपनी तैयारी को किस तरह से राउंड अप करें कि आपके नंबर अच्छे खासे आ जाए। तो इन टॉपिकों के फोकस करेंगे पूरी तरह से। अब हम बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट निबंध की। तो निबंधों की अगर मैं बात करूं बेटा तो निबंध आपको तैयार करना है विज्ञान, वरदान या अभिशाप पे। इस पे तैयार करना है आपको निबंध। सबसे पहली बात याद रखना, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इस पे आपको निबंध तैयार कर लेना है। इसके बाद निबंध तैयार कर लेना बेटा वृक्षारोपण का महत्व। किस पे तैयार कर लेना बेटा, वृक्षारोपण का महत्व। इसके बाद आप निबंध तैयार करना बेरोजगारी की समस्या। किस पे तैयार करना बेटा, बेरोजगारी की समस्या। फिर आप निबंध तैयार करना बेटा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। किस पे तैयार करना बेटा, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। और लास्ट में आपको अपना निबंध तैयार करना है बेटी बचाओ तथा बेटी पढ़ाओ। किस पे तैयार करना बेटा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इन अगर आप 5 टॉपिकों पे निबंध तैयार कर लेते हैं तो आपका वहाँ पे हिंदी में आया हुआ कोई भी निबंध आपका छूटेगा नहीं। आपको मैं 1-2 निबंध लिख के बता देता हूँ कैसे लिखना है। एक विज्ञान, वरदान या अभिशाप, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख के दिखा देता हूँ। और प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इन 2 निबंधों को आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ कि आपको अगर वहाँ आ जाएगा तो वहाँ पे आपको कैसे लिखना होगा इन दोनों निबंधों को। इन दोनों निबंधों में ध्यान से देखिए बेटा। पहला निबंध है आपके पास बेटा विज्ञान, वरदान या अभिशाप। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, इसकी बात कर लेते हैं कि विज्ञान आपका वरदान है या अभिशाप है। तो ध्यान देखिए बेटा, हमेशा याद रखना निबंध को हमेशा 4 से 5 हेडिंग में लिखने की कोशिश करना। कभी ऐसा नहीं है कि निबंध को आप बिना हेडिंग के लिखने की कोशिश मत करना। निबंध को हमेशा हेडिंग बाई हेडिंग लिखना और एक हेडिंग में 5 से 6 लाइन लिखना होगा, ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं लिखते हैं। अब देखिए विज्ञान, वरदान या अभिशाप, तो आप पहली हेडिंग डालेगी बेटा आपकी प्रस्तावना। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा आपकी, प्रस्तावना। आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में ला रहे हैं
विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक हैं कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी सी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही आज हमें प्राप्त हैं। समय, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे बेटा, समय और स्थान की दूरी समाप्त होती है। जो विज्ञान द्वारा होता है वो समय और स्थान की दूरी समाप्त। कैसे बेटा, ध्यान देखिए बेटा, विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है। पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है। रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं है। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाया है। विज्ञान के प्रगति का आधार, अब अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी बेटा, विज्ञान के प्रगति का आधार। तो विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए पुस्तकें विज्ञान के कारण ही मिल रही हैं। इस प्रगति का आधार विज्ञान है। इस प्रगति का आधार कौन है बेटा, विज्ञान है। अब अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी बेटा, चिकित्सा और विज्ञान में आपका कैसा योगदान है। चिकित्सा और विज्ञान में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान का चमत्कार पैदा कर दिया है। जो चिकित्सा का क्षेत्र है वहां पे भी आपके विज्ञान ने चमत्कार बेटा पैदा कर दिया है। छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़े बड़े घातक रोग का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का प्रयोग करके आज हम मरने के समीप रोगी को कुछ और समय के लिए जीवित रख सकते हैं। विज्ञान इतना आगे जा चुका है कि अगर कोई रोगी हमारा मर रहा है तो उसको कुछ उपरांत के लिए और भी हम जिंदा रख सकते हैं बेटा। ऐसी औषधियां भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। और इस तरह की जो औषधियां हैं बेटा ये किसके कारण हुई हैं, विज्ञान के ही एक प्रमाण है। ठीक, अब अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी बेटा, विज्ञान के लाभ। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा, विज्ञान के लाभ। तो याद रखना बेटा, इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें जैसे साधन हैं। बिजली ने गर्मी सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना लिया है। पर विज्ञान का एक पक्ष है। यह जो कुछ भी अभी तक आपने लिखा ये विज्ञान का एक ही पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष देखिए बेटा क्या कहता है। विज्ञान विनाश का कारण। विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना ली, क्योंकि हमको क्या क्या लिखना बेटा, जो आपका प्रदूषण है उसके वरदान तथा अभिशाप दोनों लिखना। तो अभिशाप कैसे होगा वो देखिए ध्यान से। विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए बहुत सी सामग्री बना ली है। अणु बम, हाइड्रोजन बम, नापक बम आदि विध्वंसक मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र इतने हानिकारक हैं कि इनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान मिटाया जा सकता है। इनके प्रयोग मात्र से बेटा मानव जाति का नाम और निशान मिटाया जा सकता है। अब हम लोग बेटा अगली हेडिंग डालेंगे मनोरंजन। अगली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी बेटा, मनोरंजन और विज्ञान। तो मनोरंजन और विज्ञान में ध्यान दें तो आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे अपने पसंद का कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। और लास्ट में जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी बेटा उपसंहार। ये मेरा थोड़ा ऊपर नीचे लिख गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उपसंहार आप लास्ट में ही लिखना बेटा। प्रस्तावना पहली हेडिंग होती है और लास्ट हेडिंग होती है उपसंहार। तो उपसंहार बेटा इसका क्या है, विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिया है। विज्ञान तो साधन है। विज्ञान तो साधन है। इस साधन का उपयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति का कल्याण कर सकता है। यदि वह विज्ञान का प्रयोग मानव के विनाश के लिए करता है तो इससे विज्ञान का कोई दोष नहीं है। दोष है यदि तो उसका दोष है जो इसका मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। तो अगर आपका बेटा विज्ञान के पर निबंध आता है तो ये लिखना होगा। अब अगला कोई निबंध और मैं दिखा देता हूँ बेटा, प्रदूषण को। किसका दिखा देता हूँ बेटा, प्रदूषण का। तो पहली हेडिंग मैंने बताई ना, प्रदूषण की पहली हेडिंग हमेशा किसी भी निबंध की जो पहली हेडिंग होगी बेटा वो आपकी होगी प्रस्तावना, और आखिरी हेडिंग हमेशा होती है बेटा उसका उपसंहार। तो प्रथम हम क्या लिखेंगे बेटा, प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को सभी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा हुआ है। प्रदूषण के प्रकार बेटा, प्रमुख रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण।
अगली हेडिंग होगी बेटा मृदा प्रदूषण। अगली हेडिंग क्या होगी बेटा मृदा प्रदूषण। मिट्टी में होने वाली प्रदूषणों को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः मृदा खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिससे मृदा में नहीं होना चाहिए उनको मिलाने पर होती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है। अगली हेडिंग होगी बेटा वायु प्रदूषण। अगली हेडिंग आपकी क्या होगी बेटा वायु प्रदूषण। तो यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण का कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे पृथ्वी के ऊपर वाली ओजोन गैस की सुरक्षा चक्र पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अगली हेडिंग होगी बेटा आपका जल प्रदूषण। अगली हेडिंग क्या होगी बेटा जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण में हम लोग लिखेंगे उद्योग और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह इन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा कर देते हैं। लास्ट हेडिंग होगी बेटा ध्वनि प्रदूषण। क्या होगी बेटा ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर आदि से प्रदूषण होता है। प्रदूषण के दुष्परिणाम। प्रदूषण के कारण मानव को स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है। प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है। कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त होने जा रही हैं। अगली हेडिंग पड़ेगी आपके बेटा सुधार के उपयोग। अगली हेडिंग क्या पड़ेगी बेटा सुधार के उपयोग। प्रदूषण कम करने के लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। वर्षा के जल को संचित करके पुनः उपयोग करना चाहिए। सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे। और लास्ट हेडिंग बेटा उपसंहार। प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित करें। तो ये मेरे तरफ से पूरा आपके हिंदी का एनालिसिस मैंने आपको करके दे दिया है कि अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो जैसा मैंने बताया इतना कुछ आप तैयार कर लीजिए तो आपके आराम से 52 मार्क्स हो जाएंगे। वहाँ पे बाकी के तैयारी आप कैसे करेंगे उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो आपको कैसा लगा इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।